हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। हाँ, आज अपना टॉपिक रहेगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा एंड देयर क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल। जो दूसरा फाइलम है फर्स्ट पेपर के अंदर जो आपको पढ़ना है, इनवर्टिब्रेट्स का फर्स्ट फाइलम, क्योंकि जो पहला आपके सब्जेक्ट के अंदर है वो प्रोटिस्टा के प्रोटोजोआ है। तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो फर्स्ट फाइलम है पोरीफेरा, उसके आज अपन सामान्य लक्षण और उसका वर्गीकरण और वर्गीकरण के साथ उसके उदाहरण ये आज अपन पढ़ेंगे। तो पहले सामान्य इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पोरीफेरा कौन से जीव है और किन लक्षणों के आधार पर जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो पोरीफेरा के अंदर रखे गए हैं। रॉबर्ट ग्रांट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पोरीफेरा जो शब्द है वो दिया था, जिसका अर्थ होता है ऐसे जीव जिनके शरीर पर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, यानी कि पोर बियरिंग्स ऑर्गेनिजम्स या पोर बियरिंग एनिमल्स आर नोन एज पोरीफेरा। हक्सली एंड सोलास फर्स्ट प्रपोज द सेपरेशन ऑफ स्पॉन्जेस फ्रॉम यूमेटोजोन्स। यूमेटोजोन्स से अलग किया इनको, किसको? पोरीफेरा को किसने? हक्सली ने, सोलास ने, और इनको मेटाजोआ के अंदर रखा। इट इज ए बिलीव्ड दैट स्पॉन्जेस माइट हैव इवोल्वेड फ्रॉम द कॉलोनियन कोइनोफ्लैजिलेट्स प्रोटोजोन्स। ये माना जाता है कि जो स्पॉन्जेस है उनका उद्भव या उनकी उत्पत्ति जो प्रोटोजोआ है, जो समूह के रूप में रहते थे, जो कि कोइनोफ्लैजिलेट्स जो प्रोटोजोन्स थे, उनसे इनकी उत्पत्ति हुई है या उनसे इनका इवोल्यूशन हुआ है। स्पॉन्जेस रिप्रेजेंट एन इवोल्यूशनरी ब्लाइंड ऑफ सूट्स। फाइलम पोरीफेरा constitutes of a sponges that are the most primitive of the multicellular animals। तो जो पोरीफेरा है उनको स्पॉन्जेस भी कहा जाता है, और ये इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर या मल्टीसेलुलर जो कहें अपन बहुकोशिकीय जीवों के अंदर सबसे जो पुराने हैं या प्राचीन जो जीव है वो पोरीफेरा ही है, क्योंकि इससे पूर्व जो संघ है वो क्या है? यूनिसेलुलर है, और ये जो पोरीफेरा है दे आर मल्टीसेलुलर और दे आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स। सबसे प्राचीनतम बहुकोशिकीय जो जीव है वो क्या है? पोरीफेरा है। दे लैकिंग ऑर्गन्स, जिनके अंदर अंग नहीं पाए जाते, बट हैविंग वेल डेवलप्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो इनके अंदर क्या है? अच्छी तरह से विकसित जो संयोजी ऊतक है वो देखने को मिलते हैं। In comparison to other metazoans, the cells of sponges show a much higher degree of independence such that it resembles somewhat a protozoans colony. In comparison to others, मतलब जो मेटाजोन्स दूसरे हैं उनकी तुलना में the cells of sponges show much higher degree of independence। तो इनकी जो कोशिकाएं हैं वो अपने ऊपर ही निर्भर रहती है, किसी दूसरों के ऊपर नहीं निर्भर रहती, आत्मनिर्भर होती है। सच दैट इट रेजेम्बलेंस, तो इससे ये पता चलता है कि वो कहीं न कहीं प्रोटोजोआ की जो कॉलोनी है उससे कहीं न कहीं मिलते हैं, उसके साथ समानता रखते हैं। क्योंकि जो प्रोटोजोन्स के अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते थे तो वो एक कोशिका जीव होते थे, और वो अपना काम जो जितना भी सारा काम है वो एक कोशिका के द्वारा संपादित होता था। यदि वो कॉलोनी में भी रहते थे तो भी तो वो एक दूसरे के ऊपर जो कोशिकाएं हैं जीवों की वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहती थी। तो यहाँ भी जब इनको यूमेटोजोन से अलग करके मेटाजोन में रखा गया पोरीफेरा को, तो यहाँ पोरीफेरा के अंदर जो कोशिकाएं थी वो देखा गया कि इनके अंदर हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस है, मतलब ये अपने आप में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर कोशिका हैं, जिससे ये शो होता है, ये देखने में लगता है कि ये कहीं कहीं रिजेम्बलेंस करती है प्रोटोजोन्स की कॉलोनी से। समवाट ए it resembles somewhat a protozoans colony. The lack of any conspicuous movements of the body parts of the sponge is convinced Aristotle। तो यहाँ पर किसी प्रकार का विशेष प्रकार का कोई मूवमेंट्स इनके बॉडी पार्ट्स में नहीं देखने को मिला, जो कि अरिस्टोटल ने कन्विंस्ड किया था। अरिस्टोटल और प्लिनी एंड अदर्स एंशिएस्ट नेचुरलिस्ट इज दैट स्पॉन्जेस वेयर
प्लांट्स। तो पूर्व में जब इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर किसी प्रकार का विशेष प्रकार का मूवमेंट्स नहीं है, तो अरिस्टोटल, प्लेनी और उस दूसरे भी बहुत सारे जो पुराने जो प्रकृति प्रेमी वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये देखा कि भाई नहीं, स्पॉन्जेस आर प्लांट्स, दे आर नो शोइंग एनी मूवमेंट्स, तो उनके अंदर कई किसी प्रकार का मूवमेंट्स नहीं है, तो उन्होंने उनको प्लांट समझा। It was much later in 1765 when internal water currents were first observed that the animal's nature of the sponges was established. तो उसके पश्चात जब 1765 के अंदर उनके अंदर ये देखा गया है कि जो पानी का बहाव है वो आंतरिक बाहर से अंदर की तरफ जाता है, और उसके साथ उसके ऑक्सीजन, फूड मटेरियल्स जो मूव करते हैं, और उसके पश्चात जो कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जी पदार्थ है जो वाटर के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो उस नेचर ऑफ द स्पॉन्जेस वास, उसके पश्चात जो प्रकृति है स्पॉन्जेस की वो एस्टेब्लिश्ड हो पाई आफ्टर 1765। ये जो गतिविधि है देखने के पश्चात, जो जिसको अपन कैनाल सिस्टम कहा जाता है, जिसको आप विस्तृत में भी बाद में पढ़ने को मिलेगा आपको, तो वो देखने में आया स्पॉन्जेस के अंदर कि बहुत सारे छोटे छोटे जो छिद्र है वो देखने को मिलते हैं। उन छिद्रों के द्वारा जो पानी है वो उनके शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जो कि भोजन भी लेके आता है, ऑक्सीजन गैस भी लेके आता है, और उसके पश्चात जो उत्सर्जी पदार्थ है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर वो बाहर की तरफ छोड़ता है। स्पॉन्जेस आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड एट ऑल डेप्थ ऑफ द ओशियंस, मतलब ये ज़्यादातर पूरे विश्व भर में हर जगह देखने को मिलते हैं, और ये समुद्र के अंदर बहुत गहराई तक भी पाए जा सकते हैं। हाउएवर मोस्ट स्पॉन्जेस प्रेफर रिलेटिवली शैलो वाटर, तो ज़्यादातर जो स्पॉन्जेस है वो क्या है, उथला जल जो होता है जिसको बोलते हैं शैलो वाटर, उसको पसंद करते हैं। बट सम ग्रुप्स ऑफ स्पॉन्जेस प्रेफर डीपर वाटर, तो कुछ जो स्पॉन्जेस है, स्पंज है, तो वो किसको प्रेफर करते हैं, गहराई में रहना पसंद करते हैं। जैसे कि ये क्या बोलते हैं, कांच रज्जु जो स्पॉन्ज होते हैं जिसको ग्लास स्पंज कहते हैं, उस प्रकार के द ग्लास स्पॉन्जेस। दे मे बी सोसर शेप्ड, सोसर आकार के हो सकते हैं, प्याले नुमा हो सकते हैं, कप के आकार के हो सकते हैं, ट्यूब्स लाइक्स हो सकते हैं, रोड के आकार के हो सकते हैं, फॉलेसियस मतलब जो प्लांट्स की लीव्स लेती होती है, पत्तियों की तरह हो सकते हैं, ट्रम्पेट शेप्स हो सकते हैं, ठीक है ना, ट्रम्प आकार के हो सकते हैं, ट्रम्प मतलब नगाड़ा और बिगुल होता है उस आकार के हो सकते हैं, पंखे के आकार के होते हैं, फैन शेप्स हो सकते हैं, मशरूम जो होता है उसके आकार के हो सकते हैं, लोब जो लोब्ड होते हैं उस तरह के हो सकते हैं, साखिए हो सकते हैं, और इरेगुलर शेप भी हो सकते हैं, किसी प्रकार का आकार भी नहीं हो सकता। ये तो इस प्रकार का शेप जो स्पॉन्जेस में आपको देखने को मिल सकता है, सॉसर शेप, कप शेप, रोड शेप, ट्यूबुलर शेप, फॉलिसियस शेप, ट्रम्पेट शेप, फैन शेप, मशरूम शेप, लोब शेप, ब्रांचेड शेप, और किसी शेप बार बार चेंज भी होना, इरेगुलर टाइप ऑफ शेप भी आपको देखने को मिल सकता है। द फॉर्म्स आर इवन वेरिएबल इन द सम स्पेसीज एंड इज देयर फॉर ऑफ लिटिल यूज इन आइडेंटिफिकेशन, तो जो आकार है वो यहाँ पर ज़्यादातर इसके पहचान में यूज नहीं लिया जाता, क्योंकि फॉर्म्स आर इवन वेरिएबल इन द सम स्पेसीज, क्योंकि कुछ जो जीव है स्पॉन्जेस के, उनके अंदर जो उनका रूप है वो बार बार बदलता रहता है। तो इस वजह से जो जब इनकी टैक्सोनॉमी के अंदर स्पॉन्जेस को पहचाना जाता है तो दूसरे ज़्यादातर कैरेक्टर हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है बजाय इसके आकार को। एडल्ट स्पंजेस आर यूजली सेसाइल, और जो वयस्क स्पंज होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, एक ही जगह रहते हैं, ज़्यादातर घूमते फिरते हैं, दे आर शोविंग सेसाइल नेचर। द मोटाइल फेज इज द लार्वा प्रोड्यूस्ड थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इनका जो मूवमेंट वाला फेस है, जो चलता फिरता जो इसकी अवस्था है, वो कौन सी अवस्था होती है, स्पंज की लार्वा अवस्थाएं होती है, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न होती है। ये जो बेसिक जो कैरेक्टर थे वो है, और ये सारे जितने भी जनरल कैरेक्टर्स है वो है। आप अभी नेक्स्ट स्लाइड में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरिफेरा, पोरिफेरा आर एक्वेटिक, जितने भी स्पंजेस हैं वो क्या है कि सारे के सारे जलीय, और उसमें ज़्यादातर क्या है, मेराइन जल है, मतलब जो सी वाटर्स में कहो या अपन लवणीय जल में रहते हैं, एक्सेप्ट एक फैमिली को छोड़कर जो कि फ्रेश वाटर होती है, जिस फैमिली का नाम है स्पॉन्जिलिडियाई, विच लिव्स इन ए फ्रेश वाटर, जो कि स्वच्छ जल में रहती है। दे आर सेसाइल एंड सेडेंट्री एंड ग्रो लाइक ए प्लांट्स, तो ये क्या है कि ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, एक ही जगह स्थूल प्राय प्राणी है जो कि एक ही जगह पर रहते हैं, सेडेंट्री है, ग्रो लाइक ए प्लांट की तरह अपने आप को ग्रो करते हैं, अपने आप को वृद्धि करते हैं। द बॉडी शेप इज वेस्ट लाइक, ऑलरेडी टोल्ड इन
जो पहले जो स्लाइड आई है, इन बिफोर दिस स्लाइड, द बॉडी शेप इज वेस एंड सिलेंडर लाइक एसिमेट्रिकल, किसी प्रकार की कुछ जो स्पॉन्जेस हैं वो असीमित, जिनके अंदर किसी प्रकार की समानता, उसमें समरूपता नहीं देखने को मिलती, और होती है तो किसी के अंदर रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं क्योंकि उनका शेप वेस लाइक और सिलेंड्रिकल होता है। द बॉडी शेप इज परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर, ये भी अपन ने कह दिया कि उसके जो शरीर है उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और एक बड़ा छिद्र पाया जाता है, तो उसको ओस्टिया कहा जाता है। द विच वाटर इंटर्स इन द बॉडी एंड वंस आर मोर लार्ज ओपनिंग द ओस्कुला बाय विच द वाटर एग्जिस्ट, तो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको ओस्टिया कहा जाता है, जो बड़ा छिद्र होता है उसको ओस्कुला या ओस्कुलम कहा जाता है, जिसके द्वारा पानी बाहर की तरफ निकलता है और जब अंदर की तरफ प्रवेश करता है तो वो बहुत सारे जो न्यूमरियस माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे जो छेद पाए जाते हैं उसके शरीर के ऊपर, उसके थ्रू वो पानी अंदर की तरफ प्रवेश करता है, जिसको ओस्टिया कहा जाता है। जो बड़ा एक छिद्र सिंगल होता है जिसको ओस्कुलम या ओस्कुला कहा जाता है। द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ ए सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी, तो ये जितने भी स्पंज है वो बहुकोशिकीय जीव है और इनके अंदर जो संरचनात्मक संरचना है इसके शरीर की तो वो क्या है, सेलुलर लेवल है, जो मतलब बहुकोशिक, सेल लेवल नहीं है, सेलुलर लेवल है। कोशिकाएं मिलकर इसके शरीर के जितना भी है उसका निर्माण करते हैं और वो जो जितने भी फिजियोलॉजिकल वर्क है वो इनके, नो डिस्टिंक्ट टिश्यू आर ऑर्गन, तो अलग से इनके अंदर किसी प्रकार का जो टिश्यू है या अंग है वो देखने को नहीं मिलता। दे कंसिस्ट ऑफ ए आउटर एक्टोडर्म एंड इनर इंडोडर्म विथ एन इंटरमीडिएट लेयर ऑफ मेसेनकाइमा देयरफॉर ए डिप्लोप्लास्टिक, तो इसके अंदर ट्रू जो मेसोडर्म है वो नहीं पाया जाता है, जो बीच का लेयर है उसको मेसेनकाइमा कहा जाता है। इंडोडर्म और एक्टोडर्म देखने को मिलती है, तो ये एक क्या है, द्विस्तरीय प्राणी है, डिप्लोप्लास्टिक है। द इंटीरियर स्पेस ऑफ द बॉडी इज आइदर होलो आर परमेटेड बाय द न्यूमरस कैनाल्स लाइंडेड विथ ए कोइनोसाइट्स, तो जो न्यूमरस जो इसका जो सिस्टम है अंदर की तरफ जहाँ पानी प्रवेश करता है, तो इंटीरियर जो स्पेस है तो परमिटेड बाय तो कैनाल, एक जैसे अपन नहर की तरह जो बहाव है पानी, मतलब बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करता है और फिर जो भी शरीर के उस जो रास्ते हैं जो वेज है उसकी तरफ से निकलता है उसके ऑस्कुलम के द्वारा, तो वो किन रास्तों से गुजरता है, तो वो जो रास्ते हैं जैसे यहाँ पर न्यूमरस कैनाल्स है लाइनेड बाय द कोइनोसाइट्स, तो वो कोइनोसाइट्स कोशिकाओं की बनी हुई थी, भीतरी जो वाल होती है वो। द इंटीरियर स्पेस ऑफ द स्पॉन्ज बॉडी इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील, तो जो आंतरिक इस जगह होती है उसके अंदर तो उसको क्या कहा जाता है, स्पॉन्जोसील कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ आइदर फाइन फ्लेक्सिबल स्पॉन्जिन फाइबर, सिलिशियस स्पिक्यूल्स आर कैलकेरियस स्पिक्यूल, तो इसके अंदर जो कंकाल तंत्र है जो पर्टिकुलर विशेष प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है, तो वो कैलकुलियस कैल्शियम कार्बोनेट का हो सकता है, सिलिशियस स्पिक्यूल्स हो सकते हैं, कंटिकाएँ हो सकती है सिलिशियस प्रकार की हो सकती हैं, या फिर स्पॉन्जिन प्रकार के तंतु देखने को मिल सकते हैं। माउथ इसके अंदर एब्सेंट होता है। डाइजेशन जो है वो आंतरिक है, आंतरिक इंट्रासेलुलर है। एक्सक्रीटर एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसके अंदर किसी प्रकार का नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो पानी आता है उसी के साथ जो ऑक्सीजन उसके शरीर में आती है पानी के साथ उसी को ग्रहण करता है, तो इसलिए रेस्पिरेशन का किसी प्रकार का कोई श्वसन के लिए कोई अंग नहीं है। उत्सर्जन भी ये उत्सर्जी पदार्थ को पानी के साथ छोड़ देता है जो कि ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकलता है, तो इसके अंदर किसी प्रकार का उत्सर्जी अंग भी नहीं देखने को मिलता है। तो एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सम फ्रेश वाटर फॉर्म्स, जो स्पॉन्ज स्वच्छ जल में रहते हैं तो उनके अंदर आपको संकुचन रिक्तिकाएँ देखने को मिलती है। द नर्व्स एंड सेंसरी सेल्स आर प्रोबेबली नॉट डिफरेंशिएटेड, तो इनके अंदर जो तंत्रिका और संवेदनशील जो कोशिकाएँ हैं, संवेदन जिसको सेंसरी सेल्स बोलते हैं, वो सामान्यतः नहीं नो डिफरेंशिएटेड, जिनको अलग से नहीं किया जाता। द प्रिमिटिव नर्व सिस्टम ऑफ ए न्यूरॉन अरेंज्ड इन ए डेफिनेट नेटवर्क ऑफ बाइपोलर और मल्टीपोलर सेल इन ए सम बट इन ए डाउटफुल स्टेटस, तो इनके अंदर जो नर्व सिस्टम है वो न्यूरॉन के रूप में अरेंज रहता है और बाइपोलर और मल्टीपोलर सेल्स के रूप में होता है, बट कहीं कहीं जगह पर ये आपको डाउटफुल लगता है। द स्पॉन्ज आर मोनोसियस, जितने भी स्पॉन्ज वो ज़्यादातर क्या है, द्विलिंगी। रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बोथ ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स, तो जो प्रजनन है वो इनके अंदर लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का देखने को मिलता है। ए सेक्सुअल यदि रिप्रोडक्शन होता है तो बड के द्वारा या जेम्यूल के द्वारा, बड मतलब कली का फॉर्मेशन होता है या फिर
जेमिल के द्वारा होता है। द स्पॉन्जेस पोसेस ए हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, तो इनके अंदर पुनर्जनन की जो पावर है वो देखने को मिलता है। देयर स्मॉल पार्ट ऑफ इफ स्मॉल पार्ट सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स तो दैट कैन ग्रो इन ए होल ऑर्गेनिजम्स, तो कोई भी उनका छोटा सा पार्ट जो अलग हो जाता है उसके पेरेंट्स से तो वो पूरे एक जीव के रूप में बन सकता है। तो इट हैज़ हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, दे है हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, तो उनके अंदर पुनर्जनन की क्षमता देखने को मिलती है स्पॉन्जेस के अंदर। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर वाया ओवा एंड स्पर्म, तो यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ओवम और स्पर्म के थ्रू होता है। ऑल स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन अबो पॉइंट। मोनोसियस, तो हर्माफ्रोडाइट भी द्विलिंग जिनके अंदर दोनों प्रकार के लिंग्स पाए जाते हैं। दे प्रोड्यूस ओवा एंड स्पर्म, हैव टू टाइप्स ऑफ गोनेड्स इन ए वन बॉडी, तो उसको द्विलिंगी कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन के आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है, लेकिन ये अपने आप में ही नहीं करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। जो क्लीवेज है वो इनके अंदर होलोब्लास्टिक पाया जाता है, यानी कि पूर्ण भंजी प्रकार का विदलन देखने को मिलता है। और डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि सीधा डेवलपमेंट नहीं है इनके अंदर। जो स्वतंत्र रूप से स्विमिंग करने वाली जो अवस्था है वो पाई जाती है, जो कि सिलेटेड होती है, पक्षाभीय युक्त होती है, और इनके लार्वा के नाम है वो एम्फीब्लास्टुला या पेरेंकामुला। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पॉन्जेस आर ग्रुप्ड इनटू ए 3 टाइप्स विच आर एस्कॉन, तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जो सेल्स है और इनका बॉडी का जो टेक्सचर है जहाँ पर इनके कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, तो ये जो बॉडी है जो इसके अंदर तो वो फोल्डेड हो जाती है इंटरनली, तो उसके आधार पर इनके अंदर जो कैनाल सिस्टम है वो डेवलप्ड होगा। तो उसके आधार पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्कॉन टाइप का हो सकता है, साइकॉन टाइप का हो सकता है, लिकोनाइड टाइप का हो सकता है, ड्यू टू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और इसके एग्जाम्पल जो स्पॉन्जेस है वो क्लेथरीना, साइकोन, ग्रेंसिया, यूप्लेक्टेला, हाइलोनेमा, ऑस्केरेला, प्लैंकिना, थीनिया, कैलियोना, हेलिकॉन्ड्रिना और क्लेडराइजा, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, ये जितने भी जो जीव है वो सारे स्पॉन्जेस है और पोरीफेरा के अंदर आते हैं। ये जितने भी इस स्लाइड्स में अपन ने अभी 2-4 जो स्लाइड्स देखी है, इसके अंदर जितने भी है जो सामान्य पोरीफेरा का इंट्रोडक्शन और उसके जनरल सामान्य कैरेक्टर। नेक्स्ट जो अपना ई लेक्चर रहेगा वीडियो, उसके अंदर अपन इसका क्लासिफिकेशन का जिक्र करेंगे। तो आज का जो ये ई लेक्चर वीडियो है जिसके अंदर आपको पोरीफेरा क्या इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया और दूसरा जो पोरीफेरा के जितने भी सामान्य जो कैरेक्टर है उससे आपको अवगत कराया गया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा जिसके अंदर अपन पोरीफेरा के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एक साथ अपन इसको पढ़ते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाता है और अपलोड बहुत देर से होता है, तो इसलिए मैं इसको 2 टुकड़ों में बांट रहा हूँ। पहला पोरीफेरा का इंट्रोडक्शन और पोरीफेरा के सामान्य लक्षण, और दूसरे वीडियो के अंदर पोरीफेरा के अपन वर्गीकरण का, पोरीफेरा फाइलम का अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे। थैंक यू।